द फैल्कन मेथड बुक समरी इन हिंदी। क्या आप भी इन्वेस्टमेंट सीखना और पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं? द फैल्कन मेथड बुक समरी में हम देखेंगे कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ख़ुद को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। इस किताब के लेखक डेविड सोलियोमी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के वो तरीके बताए हैं जो कि बहुत आसान हैं और जिनकी मदद से कोई भी खुद के लिए स्टॉक्स के जरिए एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता है। यह वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि हम इसके ओरिजिनल कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। यह किसके लिए है? वे जो स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं और वे लोग जो कंपनियों में इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो पैसिव इनकम बनाने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में जानना चाहते हैं। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि यह किताब आपको बताएगी कि किस तरह से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या देखना चाहिए और किस तरह से अलग अलग फ़िल्टर लगाकर आप बेहतर कंपनियों की एक लिस्ट बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या आप भी इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं। आप 3 तरह से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्टॉक में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा तरीका होता है। आज के वक्त में हर कोई चाहता है कि वो इन्वेस्ट करे और बिना काम किए पैसे कमाए, लेकिन कभी कभी ये इतना मुश्किल हो जाता है कि हम इसे समझ ही नहीं पाते हैं। जो लोग इसे समझने का काम करते हैं वे इसमें पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन यही लोग हमें इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट। उन्होंने 2011 के एक पत्र में 3 तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था और उसमें से अपने मनपसंद इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताया है। हम लोग जानते हैं कि वॉरेन बफेट को फादर ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, शेयर मार्केट के पिता भी उन्हें कहा जाता है। सबसे पहले आता है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे कि बॉन्ड एक तरह का कर्ज होता है जो कि एक सरकार या फिर एक कॉरपोरेशन किसी को दे देती है और बाद में वो उससे ब्याज के साथ उसे वापस लेती है। लेकिन क्योंकि ये एक करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्फ्लेशन आ जाता है, जिसकी वजह से समय के साथ पैसे की कीमत कम हो जाती है। आपने जितने परसेंट का ब्याज लगाया था उससे इन्फ्लेशन खा जाता है और आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता है या फिर ना के बराबर फ़ायदा मिलता है। इसके बाद आते हैं अनप्रोडक्टिव एसेट्स, जिसमें आप इस उम्मीद से सोना या ऑयल खरीदते हैं ताकि आप उसे कुछ समय के बाद ज़्यादा दाम पर बेच सकें, लेकिन इससे आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा और जब तक ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी तब तक ये आपको कुछ नहीं देंगी। इनसे आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप इसे बेचेंगे। बुफे के हिसाब से ये तीसरी कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट यानी प्रोडक्टिव एसेट्स का इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें आते हैं किसी कंपनी के शेयर या फिर एक ऐसा रियल एस्टेट जिसे आप किराए पर दे सकें। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप भी उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं और उस कंपनी के सारे फायदे आपको आपके परसेंट शेयर के हिसाब से मिलते रहते हैं। अगर आप एक रियल एस्टेट लेकर उसे किराए पे दे देते हैं और आपको उसके किराए से फ़ायदा मिलता रहेगा और साथ ही आप उसे बाद में बेच भी सकते हैं। ये दोनों ही किसी भी करेंसी पर निर्भर नहीं करते, इसलिए इन्फ्लेशन का असर इन पर नहीं होता है। ये सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट होते हैं। अच्छे से इन्वेस्ट कर पाने के लिए आपको यह समझना होगा कि कंपनी किस तरह से कैश का इस्तेमाल कर रही है। मान लीजिए कि कंपनी एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें बहुत से इनपुट और आउटपुट पाइप लगे हुए हैं। आपको यह नहीं पता कि ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आपको यह ज़रूर पता है कि उसके बाहर क्या हो रहा है। आपको सबसे पहले उसके बारे में अंदाज़ा लगाना छोड़ना होगा जो उसके अंदर हो रहा है और उसे समझना होगा जो उसके बाहर हो रहा है। इनपुट पाइप का मतलब वो लाइन जिससे पैसा कंपनी के अंदर जाता है। इसमें आता है कंपनी का रेवेन्यू, यानी कि वो पैसा जो कंपनी अपने सामान को बेचकर कमाती है। इसके अलावा एक कंपनी पैसा कमाती है अपने नए शेयर्स को बेचकर। जब कंपनी अपने शेयर को बेचती है तो उसके स्टॉक डाइल्यूट हो जाते हैं और इसलिए आपको इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उससे भी उसके पास पैसे आते हैं
उसका प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट के साथ जुड़ जाता है। इसके बाद आते हैं आउटपुट पाइप, यानी कि कंपनी में कहाँ से पैसा बाहर जाता है। इसमें कंपनी के खर्च आते हैं, जैसे कि स्टाफ को सैलरी देना, कर्ज चुकाना, मार्केटिंग का खर्च और टैक्स का खर्च। जब आप किसी कंपनी की जांच करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके प्रॉफिट वाले आउटपुट पाइप को देखना होगा। यही आपको बताता है कि किस तरह से आप किसी कंपनी में पैसा लगाकर फ़ायदा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको इन 3 बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले यह देखिए कि एक शेयर होल्डर को एक डिविडेंड की तरह कितना पैसा मिल रहा है। वो कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को ज़्यादा पैसे दे रही है तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इसके बाद शेयर बाईबैक से सावधान रहिए। कभी कभी कंपनी खुद अपने स्टॉक खरीद लेती है ताकि मार्केट में से कोई दूसरा उसे खरीद ना पाए। इससे उसका डिविडेंड पर शेयर का अमाउंट बढ़ जाता है। अंत में रिटेन्ड अर्निंग, यानी रिटेन्ड अर्निंग पर ध्यान दीजिए, जो कि वो पैसा होता है जो कंपनी अपने बढ़ने के लिए वापस खुद पर लगा देती है। फैल्कन मेथड में आप बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर एक कंपनी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कैसे करते हैं यह सीखेंगे। बहुत से इन्वेस्टर क्वांटम इन्वेस्टिंग मॉडल के हिसाब से अपने पैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आप बहुत से नंबर्स पर ध्यान देते हैं, जैसे कि डिविडेंड पर शेयर, और उन नंबर्स के हिसाब से अलग अलग तरह की कंपनियों की लिस्ट बनाकर उसमें 1 साल के लिए अपना पैसा लगाते हैं और फिर उनके शेयर को बेच देते हैं। इसके बाद अगले साल आप यही काम फिर से करते हैं। क्वांटम इन्वेस्टिंग में आप नंबर पर और डाटा पर ध्यान देते हैं, जिससे आप बहुत सी साइकोलॉजिकल गलतियां नहीं करते हैं, जो कि पैसे खोने का आम जरिया होती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहला तो ये कि जब आप डाटा के हिसाब से कंपनियों की एक लिस्ट बनाते हैं तो आपकी मुलाकात बहुत सी ऐसी कंपनियों से होती है जिनका आप नाम भी नहीं जानते, और जिस कंपनी से आप वाकिफ़ नहीं हैं उसमें पैसा लगाना अच्छी बात नहीं है। मतलब आपको पहले से ही कंपनी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस मेथड के हिसाब से चलने का दूसरा नुकसान ये है कि जब आप हर साल अलग अलग कंपनियों की लिस्ट बनाकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो साल में कभी कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। बहुत से इन्वेस्टर इसलिए इस मेथड के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इस समस्या से निकलने के लिए हम फैल्कन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे भावनाओं में आकर फैसला न लेने के लिए बनाया गया है, यानी इसे इमोशनली कोई भी फैसला न लेने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही इस मेथड में आप हर साल कंपनी में पैसा लगाते या निकालते नहीं हैं, बल्कि लंबे समय तक उनमें पैसा लगाकर उसे होल्ड करते हैं। यहाँ पर हमारा मकसद होता है कि किसी कंपनी में पैसा लगाने के बाद उससे लंबे समय तक हम फ़ायदा कैसे लें। इसके अलावा फैल्कन मेथड में आप सिर्फ उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इन्वेस्ट करने लायक होती हैं। हम में से बहुत से लोग अपनी लोकल कंपनियों पर भरोसा करते हैं और भावना में बहकर उसमें पैसा लगा देते हैं। आप इस तरह की गलती कभी ना करें। इसलिए फैल्कन मेथड बहुत से फिल्टर्स का इस्तेमाल करता है। जो कंपनी इन सारे फिल्टर्स को पार कर जाएगी या पास हो जाएगी वो ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कंपनी। फैल्कन मेथड में सबसे पहले आप अच्छी कंपनियों को पहचानते हैं। आपको यह कैसे पता लगेगा कि कोई कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं। इसके लिए आप उसके रेवेन्यू या फिर कैश फ्लो को नहीं देख सकते, क्योंकि ये सारे काम कागजी होते हैं और इनमें कोई भी फेरबदल करके आपको बेवकूफ़ बना सकता है। इसलिए आपको कुछ ऐसा देखना होगा जिसमें फेरबदल ना किया जा सके। आपको यह देखना होगा कि वो कंपनी अपने डिविडेंड को पैसा दे रही है या नहीं दे रही। जो कंपनी पिछले 20 साल से अपने डिविडेंड को लगातार पैसे दे रही है उसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। यह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और इन्हें छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 20 साल तक क्यों देखना, सिर्फ 5 या 10 साल तक देखने में क्या परेशानी है। सबसे पहले तो ये कि लंबे समय तक देखने से हमें यह पता लग जाता है कि मार्केट के हालात ख़राब होने पर कंपनी किस तरह से बर्ताव करती है। एग्जाम्पल के लिए जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था तो किस तरह से कंपनियों ने अपने डिविडेंड को पैसा दिया, यह देखने के लिए आपको लंबे समय पर ध्यान देना होगा। दूसरा यह कि अगर कंपनी लगातार अपने डिविडेंड को पैसे दे रही है तो वो एक अच्छी कंपनी है और आप उस पर पैसा लगा सकते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह की कंपनियां हर इन्वेस्टर को बहुत प्यारी होती है।
लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। सबसे पहला तो यह कि जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो इंडेक्स लिस्ट पर हम क्यों निर्भर रहें, जबकि हमारे पास बहुत से दूसरे ऑप्शन हैं। और दूसरा यह कि अगर कोई कंपनी 2 साल तक लगातार अपने डिविडेंड को एक बराबर पैसा देती है तो उसे डिविडेंड एरिस्टोक्रेटर की लिस्ट से हटा दिया जाता है। लेकिन फैल्कन मेथड में हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं जो कि सिर्फ इस बात पर फोकस करता है कि कंपनी ने लंबे समय तक अपने डिविडेंड को पैसे दिए हैं या नहीं। यह जरूरी नहीं कि अगर किसी कंपनी का डिविडेंड रिकॉर्ड अच्छा हो तो वो एक अच्छी कंपनी ही हो, लेकिन यह एक पॉजिटिव साइन है कि वो इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छी कंपनी हो सकती है। उन स्टॉक्स को खरीदिए जो कि अपने एवरेज दाम से सस्ते हों। आपको स्टॉक मार्केट में फ़ायदा तब होगा जब आप स्टॉक को कम दाम पर खरीदकर उसे ज़्यादा दाम पर बेचें। लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट के दाम अक्सर ऊपर नीचे होते रहते हैं, एक अच्छा मौका आपके हाथ से निकल सकता है। लेकिन फिर भी आपके पास मोल भाव करने का ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप स्टॉक को कम दाम पर खरीद सकते हैं। अगर आपने उसे कम दाम पर खरीदा है तो आप उसे ज़्यादा में बेच सकते हैं। एक अच्छी डील पाने के लिए आपको एक स्टॉक को तब खरीदना होगा जब उसके दाम उसके पूरे इतिहास के दामों के उतार चढ़ाव के एवरेज से। कीमतें समय के हिसाब से बदलती रहती हैं, लेकिन आपको उसे तब खरीदना होगा जब उसकी कीमत उसकी औसत कीमत से कम हो। यह तरीका काम इसलिए करता है क्योंकि इंसान अक्सर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाता, जिससे वो उसे काबू करने लगते हैं। लालच और डर ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के दाम घटते या बढ़ते हैं। जब लोगों के अंदर डर बनता है तो वे सब कुछ बेचकर भागने के लिए तैयार हो जाते हैं और समझदार इन्वेस्टर यहाँ पर आकर अच्छे फैसले लेते हैं। जब सब लोग डर के मारे निराश होकर स्टॉक मार्केट में सब कुछ बेचने लगते हैं तो स्टॉक की कीमत कम होने लगती है और इस वक्त उसे खरीद कर आप फायदे में रह सकते हैं। यह सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि जब सब लोग डर के मारे सब कुछ बेच रहे हों तब आप सब कुछ खरीदिए, लेकिन ऐसा करना मतलब भीड़ के हिसाब से ना चलना, जो कि अपने आप में एक मुश्किल काम होता है। इसके लिए आपको बहुत अच्छी जानकारी की ज़रूरत है। कभी कभी ठीक इसी का उल्टा भी होता है। जब सब लोग शांत होते हैं और कोई घबराता नहीं है तो इस हालत में स्टॉक की कीमत बढ़ने लगती है और ऐसे में आपको कभी भी स्टॉक खरीदना नहीं है। अच्छे स्टॉक को पहचानने के लिए उसके डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो यील्ड और फर्स्ट शेयर होल्डर यील्ड पर ध्यान देना है आपको। जब आपके पास आपकी एक लिस्ट तैयार हो चुकी हो उन कंपनियों की जिसमें आपको पैसा लगाना है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें और जान लेनी है। वो है डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो यील्ड और फर्स्ट शेयर होल्डर यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है वो पैसा जो कि एक स्टॉक अपनी कीमत के हिसाब से पैदा करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एक कंपनी का डिविडेंड 100 रुपये में खरीदा है और वो आपको अगले साल तक 10 रुपये देगी तो उसका डिविडेंड यील्ड हुआ 10%। जब कंपनी अपने खर्च के लिए काम भर का पैसा इस्तेमाल कर लेती है तो जो पैसा बच जाता है उसे फ्री कैश फ्लो कहते हैं। यह हमें बचे हुए पैसे और मार्केट में स्टॉक की कीमत के संबंध के बारे में बताता है। इसे पता करने के लिए फ्री कैश फ्लो को पूरे शेयर के नंबर से डिवाइड कर दीजिए। अगर एक कंपनी के पास 1000 रुपये का फ्री कैश फ्लो है और उसके पास 200 शेयर हैं तो उसका फ्री कैश फ्लो यील्ड हुआ 5 रुपया प्रति शेयर। अंत में आता है एक कंपनी का फर्स्ट शेयर होल्डर यील्ड। इसका मतलब उस पैसे से होता है जो कि एक कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पास शेयर बाईबैक के जरिए भेजती है। जब एक कंपनी अपने शेयर को काबू करने के लिए ओपन मार्केट से खुद अपने ही शेयर को खरीद लेती है तो उसे शेयर बाईबैक कहते हैं। इससे उसके शेयर की कीमत बढ़ जाती है और साथ ही वो कीमत भी बढ़ जाती है जो वो अपने डिविडेंड को भविष्य में देगी। इसे कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए कि एक कंपनी ने 100 रुपये अपने डिविडेंड पर खर्च किए और 150 रुपये शेयर बाईबैक पर। सबसे पहले इन्हें जोड़ दीजिए जिससे आपको 250 रुपये मिलेंगे, 250 रुपये। अब मान लीजिए कि जो नए शेयर्स हैं उनकी कीमत 50 रुपये है और उसे इसमें से माइनस कर दीजिए यानी घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 200 रुपया। इसके बाद
इसे उस कंपनी के सारे शेयर्स की कीमत यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। मान लीजिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,000 रुपये, तो 200 को 5,000 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 0.04 यानी 4%, जो कि उस कंपनी का फर्स्ट शेयर होल्डर यील्ड है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन 3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए जिसमें ये तीनों % ज़्यादा से ज़्यादा हो। सिर्फ कुछ कंपनियां ही इन तीनों को पास कर पाती हैं और जो पास करती हैं वो फायदेमंद इन्वेस्टमेंट की कंपनी होती है। अलग अलग कंपनियों की तुलना करके उन्हें वेटेज दीजिए। वेटेज का मतलब नंबर्स में यह पता लगाना कि कौन सी कंपनी कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें आप उसके डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो यील्ड और दूसरी चीज़ों को नंबर देते हैं और फिर उसे % में निकालकर यह पता करते हैं कि उसका वेटेज कितना है। इसे समझने के लिए 2 कंपनियों का एग्जाम्पल लेते हैं, स्टॉक ए और स्टॉक बी। हम दोनों कंपनियों के डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो यील्ड और शेयर होल्डर यील्ड को पता करके उनका वेटेज निकालते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर तीनों का वेटेज 33.33% है। आप अपने हिसाब से वेटेज तय कर सकते हैं, लेकिन उस वेटेज को जोड़ने पर 100% आना चाहिए। स्टॉक ए के लिए डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो यील्ड और शेयर होल्डर यील्ड 5, 7 और 10% है और बी के लिए यह 10, 5 और 12% है। अब यहाँ पर हर एक स्टॉक का वेटेज 33.3% यानी 0.333 है। आप स्टॉक के फाइनल स्कोर को इससे मल्टीप्लाई करके उसे जोड़ दीजिए तो आपको उसका फाइनल स्कोर मिल जाएगा। हमारे एग्जाम्पल में यह स्टॉक ए के लिए 10.6 है और बी के लिए 8.91 है। अब आपको जो मैंने ये ऊपर कैलकुलेशन दी, आप उसे आराम से कागज़ में बैठ करके कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप दोनों स्टॉक का निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम डिविडेंड पर शेयर, कैश फ्लो यील्ड और शेयर होल्डर यील्ड का ही इस्तेमाल फिर से कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हमने पहले ही कर लिया है। इसलिए अब हमें कुछ नए तरीक़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए फैल्कन मेथड में हम चौडर रूल से मिलता हुआ लेकिन उससे बेहतर तरीका इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके में आप स्टॉक के इस समय के डिविडेंड की तुलना उसका भविष्य में होने वाली बढ़ोतरी से कर सकते हैं। इसमें आप कंपनी के इस समय के स्टॉक के डिविडेंड यील्ड को उसके पिछले 5 साल में होने वाली स्टॉक डिविडेंड यील्ड में बढ़ोतरी के साथ जोड़ देते हैं। अगर स्टॉक डिविडेंड यील्ड 3% से ज़्यादा है तो इस नंबर को 12 से ज़्यादा होना चाहिए और अगर स्टॉक डिविडेंड यील्ड 3% से कम है तो इस नंबर को 15 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन 5 साल का समय लेना कुछ समस्या पैदा करता है। हो सकता है कि कंपनी ने 4 साल तक अपने डिविडेंड को अच्छे पैसे दिए हों लेकिन 5वें साल में कम कर दिए हों। ऐसे हालात में आपको सही नतीजा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अलग अलग समय लीजिए, जैसे कि 1 साल, 3 साल या 4 साल तक का समय, और फिर सबका इस्तेमाल उसके हिसाब से वेटेज रैंकिंग में कर लीजिए। फैल्कन मेथड के अंत में आप अपना दिमाग लगाकर फैसला करते हैं। अब तक हमने जो भी तरीके देखे जिनकी मदद से आप अच्छी इन्वेस्टमेंट को खराब इन्वेस्टमेंट से अलग करते हैं, वो सब कुछ नंबर के हिसाब से थे और उसमें कहीं भी भावनाओं का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको बेहतर फैसले लेने हैं तो आपको कुछ और ख़ास बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको ROIC इंडिकेटर पर ध्यान देना होगा। ROIC का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब उस पैसे से है जो आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने पर मिलती है। एक अच्छे इन्वेस्टर को यह पता होना चाहिए कि एक फर्म में किस तरह से उसके पैसे का इस्तेमाल हो रहा है और यह पता लगाने के लिए ROIC इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह बताता है कि कंपनी कितने अच्छे से अपने फ़ायदे को अपने इन्वेस्टर्स के साथ बांटती है। यानी जहाँ भी आप अपने पैसे लगाते हैं उस कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। इसके अलावा आप उन स्टॉक्स में पैसा मत लगाइए जो कि साइक्लिक हैं। साइक्लिक स्टॉक्स का मतलब होता है उन स्टॉक्स से है जिनकी कीमत में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। इनकी कीमत अचानक से ऊपर बढ़ जाती है और अचानक से नीचे गिर जाती है। हालांकि इसमें अगर आप गिरने पर अपना पैसा लगाते हैं तो आप बहुत जल्दी मालामाल हो सकते हैं, लेकिन इसमें यह पता लगाना मुश्किल होता है कि कब उसकी कीमत बिल्कुल कम हो चुकी है और कब इन्वेस्ट करने का सही समय है।
इसके अलावा फैल्कन मेथड के हिसाब से हम एक स्टॉक में लंबे समय तक पैसा लगाते हैं, ना कि छोटे समय के लिए। जब आप लंबे समय के लिए अपना पैसा किसी कंपनी में लगाते हैं तो आप ज़्यादा फायदा कमाते हैं। ROIC इंडिकेटर का इस्तेमाल अंत में किया जाता है। हमने पहले ही 4 तरीके देख लिए हैं जिनकी मदद से आप बेहतर स्टॉक को पहचान सकते हैं। इसके अलावा हर इन्वेस्टिंग मेथड की तरह फैल्कन मेथड में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन फैल्कन पक्षी की तरह यह ज़्यादातर समय सही शिकार करती है। मतलब फैल्कन एक ऐसा पक्षी है जो शिकार करता है, लेकिन कुछ समय इसका निशाना चूक जाता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम यह अपना शिकार बिल्कुल एक्यूरेट करता है और इसका निशाना बहुत कम चूकता है। तो लास्ट में सार इसका पूरा कंक्लूजन जो निकलता है कि अगर आपको एक अच्छी पैसिव इनकम बनानी है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है स्टॉक में इन्वेस्ट करना। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की अच्छी जांच कीजिए और उसके डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड यील्ड, फ्री कैश फ्लो यील्ड और फर्स्ट शेयर होल्डर यील्ड जैसे नंबर्स के बारे में पता लगाइए। इस तरह से आप बेहतर कंपनियों की एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? तो जब आपको ये पता लग गया है कि फैल्कन मेथड होता क्या है, तो आप खुद की कंपनियों की एक लिस्ट बनाइए। यह देखिए कि कौन सी कंपनियां अपने डिविडेंड को लंबे समय से पैसे दे रही है। आप चाहें तो किसी दूसरी फर्म की लिस्ट से मदद ले सकते हैं, जैसे S&P 500 इंडेक्स या फिर डो जोन्स जैसी। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी बुक समरी कैसी लगी है इसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज हो सके। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।